हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई हॉरर स्टोरी में। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपने हॉरर स्टोरी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको डर का एहसास होने वाला है। तो आज की जो स्टोरी है वो हमारे रमेश की, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है। तो ये घटना उनके साथ हुई है। तो आप इस स्टोरी को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको काफी मजा आएगा। अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो कृपया करके ये वीडियो बच्चे ना देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए डेली एक से बढ़कर एक हॉरर स्टोरी लाते हैं। रमेश का बचपन एक साधारण लेकिन कठिन परिवेश में बीता। उसका गांव बहुत छोटा था, जहां सुविधाएं सीमित थीं। रमेश का परिवार गरीब था और उसके पिता एक मजदूर के रूप में काम करते थे। माँ घर संभालती थी और परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। उसके जीवन में पिता का बड़ा स्थान था, क्योंकि पिता की मेहनत और संघर्षों से रमेश ने जिंदगी के कठिन सबक सीखे थे। बचपन के दिनों में रमेश ने अपने गांव में बहुत सारी जिम्मेदारियां देखी। वह पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसके पास नई किताबें या स्कूल के साधन नहीं थे, इसलिए उसे दूसरों से किताबें उधार लेकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। उसका सपना था कि वह बड़े होकर कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका परिवार गरीबी से बाहर निकल सके। लेकिन जब रमेश 10 साल का था, एक घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसके पिता एक काम करते समय घायल हो गए और कुछ महीनों बाद उनका देहांत हो गया। इस घटना ने रमेश के परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया। घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ और उस पर आ गई। रमेश को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में काम करता, कभी कभी मवेशियों को चराने जाता, और जो भी काम मिल जाता उसे कर लेता। इस कठिन समय ने रमेश को बहुत कुछ सिखाया। उसने अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय और सहनशीलता विकसित की, क्योंकि वह जानता था कि उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। पिता की मौत के बाद उसकी मां ने उसे सिखाया कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और कैसे संघर्षों से पार पाया जा सकता है। रमेश का बचपन भले ही सामान्य बच्चों की तरह न बीता हो, लेकिन उसने जिंदगी के गहरे सबक सीखे। रमेश ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन गांव में काम के अवसर बेहद कम थे। इसलिए उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर कुछ करेगा। जब वह शहर आया तो शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उसके पास न ज्यादा पैसे थे और न ही कोई ठिकाना। कुछ दिन उसने अपने गांव के एक जानकार के पास रहकर छोटे मोटे काम किए, लेकिन वह जानता था कि उसे इससे कुछ बड़ा करना होगा। रोजगार की तलाश में घूमते हुए रमेश ने कई काम किए, कभी किसी दुकान पर तो कभी मजदूरी में हाथ बंटाया, लेकिन इन कामों से परिवार का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऑटो रिक्शा चालक से हुई, जिसने उसे ऑटो चलाने का सुझाव दिया। रमेश को यह बात जमी, क्योंकि यह काम उसे ज्यादा स्वतंत्रता और थोड़ी बेहतर कमाई दे सकता था। रमेश ने कुछ पैसों का इंतजाम करके एक पुराना ऑटो किराए पर लिया और ऑटो चलाना शुरू किया। शुरुआत में यह काम भी आसान नहीं था। शहर की सड़कों पर अनजान और प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में रमेश को खुद को साबित करना था। वह दिन रात मेहनत करता, कभी कभी देर रात तक यात्रियों को लेकर घूमता रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह अब एक कुशल ऑटो ड्राइवर बन चुका था, जिसने शहर की सड़कों को अच्छी तरह से समझ लिया था। उसके नियमित ग्राहक बनने लगे और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। रमेश ने धीरे धीरे कुछ पैसे बचाए और आखिरकार अपना खुद का ऑटो खरीदने में सफल हुआ। ऑटो चलाने के साथ साथ रमेश की एक खासियत थी। वह यात्रियों से बातचीत करने में माहिर था। एक ठंडी सर्द रात थी जब रमेश ऑटो ड्राइवर अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था। समय लगभग आधी रात के करीब था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, जो हल्की हल्की हवा में लहरा रही थी। रमेश ने देखा कि वह औरत उसकी तरफ इशारा कर रही थी। रमेश ने ऑटो रोका और उस औरत से पूछा, कहाँ जाना है अम्मा? औरत ने बिना कुछ कहे बस एक अजीब सी मुस्कान दी और ऑटो में बैठ गई। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं, मानो उसमें कोई भावना ही न हो। रमेश ने इंजन चालू किया और सड़क पर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वह रास्ता अजीब था, जहां वह कभी नहीं गया था। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की छाया थी, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बार बार पीछे मुड़कर उस औरत को देखता, लेकिन वह शांति से बैठी रही। उसकी आंखें बंद थीं। रमेश ने डरते डरते पूछा, अम्मा, यह रास्ता कहाँ जाता है? औरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ठंडे स्वर में कहा, जहां से कोई लौट कर नहीं आता।
रमेश के हाथ कांपने लगे, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक ऑटो के सभी लाइट्स बंद हो गए, चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। वह औरत अब रमेश के पास बैठी थी, उसकी ठंडी उंगलियां रमेश के कंधे पर थीं। रमेश ने चीखते हुए ऑटो से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। औरत की डरावनी हंसी चारों ओर गूंजने लगी और रमेश को लगा कि वह किसी भयानक जाल में फंस गया है। सुबह जब लोग सड़क पर निकले तो उन्होंने रमेश का ऑटो देखा, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। बस एक सफेद साड़ी ऑटो के अंदर पड़ी हुई थी, जिस पर खून के धब्बे थे। कहते हैं कि उस रात के बाद रमेश कभी नहीं मिला और लोग उस रास्ते पर जाने से डरते हैं जहां वह आखिरी बार दिखा था। उस भयानक रात के बाद रमेश के गायब होने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि रमेश को भूतनी ने अपना शिकार बना लिया, जबकि कुछ ने इसे एक पुरानी दास्तान से जोड़ दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस रास्ते पर एक महिला की मौत हुई थी और उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। रमेश के परिवार वाले उसकी तलाश में जुट गए। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। रमेश का दोस्त राजू, जो खुद भी एक ऑटो ड्राइवर था, इस घटना को लेकर बहुत परेशान था। वह रमेश के साथ बिताए हुए हर पल को याद करता और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता, आखिर रमेश के साथ क्या हुआ। एक रात जब राजू अपने ऑटो से घर लौट रहा था, तो उसने फैसला किया कि वह उसी रास्ते पर जाएगा जहां से रमेश आखिरी बार गायब हुआ था। उसके अंदर डर भी था, लेकिन अपने दोस्त की सच्चाई जानने की चाह उससे ज्यादा थी। जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा, उसे भी वही ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कि कुछ अजीब होने वाला हो। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी ऑटो की लाइट्स झपकने लगी और इंजन खुद ब खुद धीमा हो गया। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तभी राजू ने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके ऑटो के सामने खड़ी थी। वह वही सफेद साड़ी पहने हुई औरत थी जिसे रमेश ने आखिरी बार अपनी सवारी के रूप में देखा था। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए औरत से पूछा, कौन हो तुम? रमेश कहाँ है? औरत ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ इशारा किया। राजू के शरीर में कंपी दौड़ गई, लेकिन वह औरत के इशारे को अनदेखा नहीं कर सका। वह ऑटो से उतरा और उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना जर्जर मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर काई जम चुकी थी और आसपास कोई इंसानी निशान नहीं थे। औरत ने मंदिर के अंदर की तरफ इशारा किया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। राजू अब अकेला खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कुछ जानने की तड़प थी। उसने साहस जुटाकर मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर अजीबोगरीब शांति थी, लेकिन एक कोने में उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने करीब जाकर देखा तो वहां एक खोह जैसी जगह थी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां रमेश बेहोश पड़ा हुआ था, उसकी हालत बेहद खराब थी। राजू ने उसे तुरंत बाहर निकाला और होश में लाने की कोशिश की। रमेश ने धीरे धीरे आंखें खोली करी और कांपती आवाज में कहा, वो मुझे मारने आई थी, लेकिन मैंने मंदिर की शरण ली, तभी मेरी जान बची। रमेश और राजू दोनों समझ गए थे कि वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि एक प्रेत आत्मा थी जो हर साल उसी रास्ते पर किसी न किसी को अपना शिकार बनाती थी। लेकिन इस बार वे दोनों बच गए थे, क्योंकि उन्होंने उस प्राचीन मंदिर की सुरक्षा को पा लिया था। उस दिन के बाद रमेश और राजू ने उस रास्ते पर कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं की। इलाके के लोग भी उस कहानी को जानने के बाद उस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते से सफर करने लगे, और वह मंदिर, जो एक समय वीरान था, अब लोगों की आस्था का केंद्र बन गया था, क्योंकि वही जगह थी जहां एक खौफनाक आत्मा से बचने की आखिरी उम्मीद थी। रमेश और राजू ने उस डरावनी घटना के बाद से उस रास्ते पर जाने से तौबा कर ली थी। रहस्य और डर ने दोनों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हालांकि उन्होंने खुद को बचा लिया था, लेकिन वो सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा और उसकी भयानक हंसी दोनों के दिमाग में बार बार गूंजते रहते थे। कई महीनों बाद एक रात जब राजू घर पर आराम कर रहा था, उसके फोन की घंटी बजी। फोन दूसरी तरफ से किसी अजनबी की घबराई हुई आवाज आई, तुम वही हो ना जिसने रमेश को बचाया था? मुझे भी मदद चाहिए। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पूछा, कौन हो तुम? क्या हुआ? आवाज कांपते हुए बोली, मैं भी उसी रास्ते पर था, वही औरत, वही सफेद साड़ी, उसने मुझे भी देखा है, मुझे मदद चाहिए। राजू ने बिना वक्त गवाए रमेश को फोन किया और उसे पूरी बात बताई।
दोनों ने फैसला किया कि इस बार वे उस रहस्यमयी औरत के पीछे का सच जानने के लिए वापस जाएंगे। डर के बावजूद वे जान चुके थे कि यह केवल उनकी सुरक्षा का सवाल नहीं था, अब यह और भी लोगों की जान का मामला बन गया था। दोनों रात के अंधेरे में अपने ऑटो लेकर उसी सुनसान रास्ते पर चल पड़े। इस बार उनके साथ एक मशहूर तांत्रिक भी था जिसे राजू ने मदद के लिए बुलाया था। तांत्रिक ने बताया कि वह आत्मा किसी कारणवश यहाँ फंसी हुई है और उसे मुक्त करना जरूरी है, नहीं तो वह हर साल किसी नए इंसान की बलि लेगी। जब वे उस जगह पहुंचे जहां रमेश गायब हुआ था, उन्हें चारों तरफ वही भयानक सन्नाटा मिला। कुछ ही देर में सफेद साड़ी पहने हुई वही औरत फिर से सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना था। आंखों से खून की बूंदें बह रही थी और उसकी हंसी पूरे वातावरण को कंपा रही थी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया और औरत की तरफ तांबे का एक ताबीज फेंका। जैसे ही ताबीज उस औरत के पास पहुंचा, उसकी चीख आसमान को फाड़ देने वाली थी। चारों ओर हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और धरती मानो कांप रही थी। उस औरत की आत्मा एक बार फिर मंदिर की दिशा में भागी, लेकिन तांत्रिक ने उसे रोक लिया। तांत्रिक ने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में उस औरत की आत्मा ने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्त करो। मेरी मौत के बाद मुझे यहाँ कैद कर दिया गया। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ था। रमेश और राजू हैरान रह गए। तांत्रिक ने आत्मा से उसकी कहानी पूछी। औरत ने बताया कि वह एक समय में एक गांव की रहने वाली थी। उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा को इस स्थान पर बांध दिया गया था ताकि वह बदला न ले सके। उसकी आत्मा को हर साल एक इंसान की जरूरत थी ताकि वह खुद को जीवित महसूस कर सके। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें मुक्त करने के लिए तुम्हारी अंतिम इच्छाएं पूरी करनी होंगी। बताओ, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? औरत की आवाज अब कांप रही थी। मुझे न्याय चाहिए। मुझे उन लोगों से बदला चाहिए जिन्होंने मुझे मारा था। मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिला और मेरी आत्मा को चैन नहीं मिल सका। तांत्रिक ने हामी भरी और कहा कि वो उसकी आत्मा को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तांत्रिक ने मंत्रों के जरिए उस आत्मा को अस्थायी रूप से कैद कर दिया ताकि वह अब और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उसने रमेश और राजू से कहा कि अगर वे और लोगों की जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें उस औरत की हत्या के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाना होगा। रमेश और राजू ने फैसला किया कि अब वे सिर्फ ड्राइवर नहीं रहेंगे, बल्कि इस रहस्य को उजागर करने के लिए वे हर संभव कोशिश करेंगे। उस रास्ते के पीछे छुपी हुई पुरानी कहानियों और उस औरत की हत्या से जुड़े सुरागों की तलाश में दोनों निकल पड़े। लेकिन क्या वे सच में उसकी हत्या के रहस्य को उजागर कर पाएंगे, या फिर वे खुद भी उसी भयानक चक्रव्यूह का हिस्सा बन जाएंगे जिसका सामना उन्होंने कभी किया था? यह जानने के लिए उनकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी और इसके अंत तक उन्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा, चाहे वह कितनी भी खौफनाक क्यों न हो। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अगर वे औरत की आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो उन्हें उसके साथ हुए अन्याय की तह तक जाना होगा। अब उनके सामने केवल एक ही रास्ता था, उस गांव की खोज जहां से वह औरत आती थी और जहां उसकी हत्या हुई थी। रमेश और राजू ने कई पुरानी किताबें, अखबारों की कतरने और इलाके के बुजुर्गों से बात की ताकि उन्हें उस औरत के बारे में कोई जानकारी मिल सके। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि गांव का नाम नागिनपुरा था, जो उस जगह से कुछ मील की दूरी पर स्थित था जहां आत्मा का साया था। यह गांव अब लगभग वीरान हो चुका था, लेकिन वहां के कुछ पुराने निवासियों से जानकारी मिल सकती थी। रात के अंधेरे दोनों अपने ऑटो से उस गांव की ओर चल पड़े। गांव में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे वहां कोई जीवन नहीं था। चारों ओर जर्जर घर, उखड़े हुए पेड़ और टूटी फूटी गलियां थीं। गांव का वातावरण भारी और भयानक था, जैसे किसी अनजाने भय ने वहां जड़ें जमा ली हों। गांव के सबसे पुराने आदमी, जो अब 90 साल के थे, ने उन्हें बुलाने पर अंदर आने दिया। जब रमेश और राजू ने उस सफेद साड़ी वाली औरत का जिक्र किया, बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आवाज कांपती हुई बोली, तुमने उसे देखा? वो तो कई साल पहले मारी गई थी। उसका नाम सविता था। सविता की कहानी बेहद दर्दनाक थी। वह गांव की सबसे खूबसूरत और नेकदिल लड़की थी, लेकिन गांव के जमींदार के बेटे ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। जब सविता ने इसका विरोध किया तो उसे रात के अंधेरे में उठाकर जंगल में ले जाया गया और बेरहमी से मार दिया गया। उसके परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन गांव के जमींदार ने अपनी ताकत और पैसों के दम पर मामला दबा दिया। सविता की लाश भी जंगल के एक पुराने कुएं में फेंक दी गई थी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए।
उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाई। उसने कहा, वो हर साल किसी न किसी को बुलाती है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। रमेश और राजू को अब समझ आ चुका था कि सविता की आत्मा क्यों भटक रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे सविता के हत्यारों को बेनकाब करेंगे और उसके परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। उन दोनों ने अगले कुछ हफ्तों तक उस जमींदार के परिवार के बारे में छानबीन की। जमींदार तो मर चुका था, लेकिन उसका बेटा, जिसने सविता के साथ अपराध किया था, अब भी जिंदा था और एक बड़े शहर में आराम से रह रहा था। रमेश और राजू ने अपने दम पर उसकी करतूतों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उन्होंने सविता की हत्या से जुड़े गवाहों और पुराने दस्तावेजों को इकट्ठा किया और पुलिस के पास जाकर मामला फिर से खुलवाया। कई मुश्किलों और धमकियों का सामना करते हुए उन्होंने अंततः वह सबूत पेश किए जो सविता के हत्यारों को सजा दिला सकते थे। अदालत ने जमींदार के बेटे को गिरफ्तार किया और सविता के परिवार को इंसाफ मिला। जिस रात न्याय मिला, रमेश और राजू फिर से उसी रास्ते पर गए जहां सविता की आत्मा का साया था। इस बार माहौल अलग था। सन्नाटा नहीं, बल्कि हल्की ठंडी हवा और एक अजीब सा सुकून था। अचानक सफेद साड़ी पहने सविता की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि कृतज्ञता और शांति थी। उसने रमेश और राजू की ओर देखा और कहा, अब मुझे शांति मिली है, धन्यवाद। और फिर वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, मानो उसके दर्द और पीड़ा का अंत हो गया हो। उसके जाने के बाद रमेश और राजू ने एक गहरी सांस ली। अब वह रास्ता फिर से आम लोगों के लिए सुरक्षित हो गया था। कोई भूत या ताकत, कोई अजीब घटना वहां नहीं हुई। लोग उस रास्ते से बिना किसी डर के गुजरने लगे। रमेश और राजू को एहसास हुआ कि भले ही उन्होंने एक आत्मा को शांति दी हो, लेकिन उनके जीवन में यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा। उन्होंने यह भी सीखा कि अन्याय के खिलाफ लड़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलकर किसी को न्याय दिलाना सबसे बड़ी जीत होती है। सविता की आत्मा को शांति मिलने के बाद रमेश और राजू के जीवन में एक नई सामान्यता लौट आई थी। अब वे बिना किसी डर के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद उनके मन में अजीब सा खालीपन भी था। वे सोचते रहते कि क्या वाकई सब खत्म हो गया, या इस कहानी में कुछ और भी छुपा है। कुछ महीनों बाद एक अजीब घटना हुई। राजू के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से एक गहरी धीमी आवाज आई, तुमने एक आत्मा को तो शांति दे दी, लेकिन हर आत्मा इतनी भाग्यशाली नहीं होती। क्या तुम हमारी भी मदद करोगे? यह सुनकर राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रमेश को तुरंत फोन किया और उसे सारी बात बताई। दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये कॉल किसने की और क्यों। वे अपने काम पर लौट गए, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी थी। एक दिन राजू अपनी ऑटो चला रहा था जब उसे एक बूढ़े आदमी ने रोका। वह आदमी बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। राजू ने उसे बैठने का इशारा किया और बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे एक पुराने गांव में छोड़ दो, वहां मेरी एक अधूरी जिम्मेदारी है। राजू को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और ऑटो में उसे बैठा लिया। रास्ते में बूढ़े आदमी ने रहस्यमय बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा, इस दुनिया में कई आत्माएं हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिला। उनका दर्द अनदेखा है और उनकी कहानियां दफन हो चुकी हैं। अगर तुमने एक आत्मा की मदद की है तो शायद तुम और भी आत्माओं की मदद कर सको। राजू चौंक गया और उसने रुककर बूढ़े आदमी से पूछा, कौन है और आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? बूढ़े आदमी ने केवल एक हल्की मुस्कान दी और कहा, समय आने पर सब कुछ समझ जाओगे। राजू ने उसे गांव के पास उतार दिया और जैसे ही उसने वापस मुड़कर देखा, बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। राजू को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने फिर से रमेश को कॉल किया और दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का भी पीछा करेंगे। अब रमेश और राजू को एहसास हो गया था कि उनकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वे केवल ऑटो ड्राइवर नहीं रह गए थे, बल्कि उन आत्माओं के लिए उम्मीद की किरण बन गए थे जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंसी थी। उनकी अगली खोज किस आत्मा की होगी, किस और कहानी को वे उजागर करेंगे? यह तय था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो यह बस शुरू ही हुई थी। अब वे आत्माओं की अनसुनी कहानियों को उजागर करने और उन्हें शांति दिलाने के लिए हमेशा तैयार थे। रमेश और राजू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं उनके सामने आने लगीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें किसी विशेष मकसद की तरफ खींच रही हो। सविता की आत्मा को शांति मिलने के बाद भी उन्हें हर जगह अजीब अनुभव होने लगे। उनके ऑटो में बैठने वाले यात्री कभी कभी अचानक गायब हो जाते
या उनके रास्ते में अनजाने संकेत मिलने लगते। ऐसा लगता था जैसे कोई और आत्माएं भी उनसे मदद मांग रही थी। एक रात जब राजू अकेले अपने ऑटो से शहर लौट रहा था, तभी अचानक ऑटो का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। राजू ने कई बार इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी उसने अपनी ऑटो के पिछले शीशे में देखा, कोई व्यक्ति पीछे खड़ा था। वह व्यक्ति एक युवा लड़की थी जिसका चेहरा धुंधला था। उसने धीरे से राजू की तरफ देखा और बिना कुछ कहे ऑटो के पास आकर बैठ गई। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। वह समझ गया था कि यह कोई सामान्य सवारी नहीं थी। लड़की ने धीरे धीरे कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो। उसकी आवाज में गहरा दर्द और अकेलापन था। राजू ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने एक पुराना पता बताया जो शहर से काफी दूर था। राजू ने ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चालू हो गया। उसने धीरे धीरे ऑटो को उस पते की ओर चलाया। रास्ते भर लड़की चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसकी उपस्थिति ने राजू के दिल में एक अजीब सा डर और दया भर दी। जब वे उस पुराने पते पर पहुंचे तो वह जगह एक वीरान और टूटा फूटा घर था जो देखने से काफी सालों से खाली लग रहा था। राजू ने जैसे ही लड़की की तरफ मुड़कर देखा, गायब हो चुकी थी। राजू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से रमेश को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। रमेश और राजू दोनों उस घर की जांच करने के लिए अगले दिन वहां पहुंचे। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो शायद उस लड़की की थी। उसमें लिखा था कि वह लड़की किसी दुर्घटना में मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अपने घर वापस नहीं आ सकी थी क्योंकि उसे सही तरीके से विदाई नहीं मिली थी। रमेश और राजू अब समझ गए थे कि उस आत्मा की अंतिम इच्छा थी कि वह अपने घर लौट सके। वे दोनों उस जगह के स्थानीय लोगों से मिले और उस लड़की के परिवार को ढूंढने की कोशिश की। जब उन्हें उसके परिवार का पता चला तो उन्होंने परिवार को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया। परिवार ने दुखी मन से उसकी आत्मा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया ताकि उसे शांति मिल सके। पूजा के बाद राजू को वही लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। उसने धीरे से कहा, अब मुझे शांति मिल गई है, धन्यवाद। इस घटना के बाद रमेश और राजू ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वे अब केवल ऑटो ड्राइवर नहीं थे, वे आत्माओं के बीच एक कड़ी बन चुके थे जो उन्हें इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंसी आत्माओं की मदद करने के लिए चुना गया था। उनके सामने अब कई और रहस्य थे, अनगिनत आत्माओं की कहानियां जिन्हें सुलझाना बाकी था, और इस बार वे हर आत्मा की कहानी को सुनने और उन्हें शांति दिलाने के लिए तैयार थे। रमेश और राजू को अब यह यकीन हो गया था कि उनकी जिंदगी सिर्फ ऑटो चलाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें आत्माओं की अनसुलझी कहानियों को सुलझाने और उन्हें शांति दिलाने की एक अनोखी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हर बार जब वे एक आत्मा की मदद करते तो एक नई कहानी उनके सामने खुलने लगती। एक रात जब रमेश अपने घर में सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वह खुद को एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा देखता है। हवेली जर्जर हालत में थी और उसके चारों ओर सूखे पेड़ और बंजर जमीन थी। हवेली के अंदर से किसी की रोने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही रमेश हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करता, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। वह डर के मारे पसीने से भीग गया और अचानक जाग गया। यह सपना उसे बहुत वास्तविक लगा। अगली सुबह रमेश ने राजू को फोन किया और उसे अपने सपने के बारे में बताया। राजू ने भी हाल ही में एक ऐसी ही हवेली का सपना देखा था। दोनों समझ गए कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था, यह किसी आत्मा की पुकार थी जो उनसे मदद मांग रही थी। दोनों ने उस हवेली के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की और आखिरकार उन्हें पता चला कि वह हवेली शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर स्थित थी। यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक भयानक घटना हुई थी, जिसके बाद से वह जगह पूतिया हो गई थी। रमेश और राजू ने तांत्रिक से सलाह ली, जिसने बताया कि उस हवेली में एक परिवार की हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्माएं अब भी वहां फंसी हुई हैं। उन्हें मुक्त करने के लिए उस स्थान पर जाकर विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि उस हवेली में एक शक्तिशाली बुरी आत्मा भी मौजूद थी, जिसने उन निर्दोष आत्माओं को बंधक बना रखा था। तय किए गए दिन पर रमेश, राजू और तांत्रिक उस भयानक हवेली की ओर चल पड़े। रात का समय था
और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई और चारों ओर घना कोहरा छा गया। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, उन्हें अंदर से फुसफुसाहटें और चीखें सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और हवेली के केंद्र में यज्ञ तैयार किया। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, हवेली के अंदर की ऊर्जा और भी भयावह होती चली गई। अचानक बुरी आत्मा ने अपना प्रकट रूप दिखाया, एक काली छाया जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने रमेश और राजू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों ने उसे पीछे धकेल दिया। उस आत्मा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मुझे यहां से नहीं हटा सकते, यह हवेली अब मेरी है, इन आत्माओं को कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। तांत्रिक ने आत्मा को चुनौती देते हुए कहा, तेरा समय अब खत्म हो चुका है, इन निर्दोष आत्माओं को तेरा कैद करना अब और नहीं चलेगा। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा और आग में विशेष सामग्री डाली। इससे हवेली के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और वह काली छाया जोर से चिल्लाते हुए हवेली से बाहर निकल गई। हवेली के अंदर बंद आत्माओं को आजादी मिल गई। हवा में हल्की सी शांति और ठंडक महसूस होने लगी। रमेश और राजू को महसूस हुआ कि उन आत्माओं ने उन्हें धन्यवाद दिया था। तांत्रिक ने कहा, अब ये आत्माएं शांति से जा सकेंगी। तुम्हारे द्वारा इस काम को पूरा करना जरूरी था, क्योंकि ये आत्माएं तुमसे ही उम्मीद लगाए बैठी थीं। हवेली अब खाली और शांत हो चुकी थी। रमेश और राजू ने महसूस किया कि उनकी जिम्मेदारी अभी और भी बड़ी हो चुकी थी। वे जानते थे कि आगे भी उन्हें और आत्माओं की मदद करनी होगी, क्योंकि यह उनका रास्ता बन चुका था। हर आत्मा की कहानी अनकही थी और वे उन सभी अनसुनी कहानियों को सुनने और उन्हें सुलझाने के लिए तैयार थे। रमेश और राजू की इस यात्रा का अंत नहीं था। यह एक अंतहीन सफर था, जिसमें वे न जाने कितनी और आत्माओं से मिलेंगे, कितनी अनसुलझी कहानियों को उजागर करेंगे और उन्हें शांति दिलाने का काम करेंगे। रमेश और राजू की आत्माओं की खोज अब एक मिशन बन चुकी थी। हर बार जब वे किसी नई आत्मा की मदद करते, उन्हें न केवल नई कहानियां सुनने को मिलती, बल्कि अपने जीवन में एक नई रोशनी भी मिलती। एक दिन जब वे अपने ऑटो में बैठकर शहर की गलियों में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक औरत अकेले खड़ी थी। वह बेहद परेशान और उदास लग रही थी। रमेश और राजू ने तुरंत अपनी ऑटो रोकी और उसे पूछने लगे कि क्या वह कहीं जाना चाहती है। औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मेरी बेटी की तलाश है, वह मुझे छोड़कर चली गई है और मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर रमेश और राजू को एहसास हुआ कि यह एक और आत्मा की पुकार हो सकती है। उन्होंने उस औरत को अपनी मदद की पेशकश की और उसके पीछे चलने का फैसला किया। वह उन्हें एक पुराने पार्क में ले गई, जो अक्सर सूना रहता था। पार्क के अंदर औरत ने बताया कि उसकी बेटी की आत्मा वहां भटकती है। दोनों दोस्तों ने फिर से तांत्रिक से संपर्क किया और उस जगह पर पूजा करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, पार्क के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। तभी एक हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी और अचानक पार्क में एक युवा लड़की की आत्मा प्रकट हुई। वह अपनी मां की तरफ देखकर रोने लगी। रमेश और राजू ने समझ लिया कि उन्हें अब उस आत्मा को अपनी मां के साथ मिलाना है। तांत्रिक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दोनों को जोड़ने का प्रयास किया। उसने कहा, तुम्हें अपनी मां को बताना होगा कि तुम हमेशा उसकी याद में हो और अब तुम शांति से जा सकती हो। लड़की ने मां की ओर देखा और कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह सुनते ही मां ने अपनी बेटी को गले लगाया और एक क्षण में दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। उस क्षण में एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। लड़की की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और उसके चेहरे पर संतोष था। मां ने आंसू बहाते हुए रमेश और राजू को धन्यवाद कहा। उसने कहा, आपने मेरी बेटी को वापस लाने का काम किया है, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। रमेश और राजू ने महसूस किया कि वे न केवल आत्माओं की मदद कर रहे थे, बल्कि परिवारों को फिर से जोड़ने का भी काम कर रहे थे। इससे उनके दिल में संतोष का एक नया एहसास जागृत हुआ। अब उन्होंने ठान लिया था कि वे आगे भी इसी राह पर चलेंगे, आत्मा की कहानी को सुनने, उनके दर्द को समझने और उन्हें शांति दिलाने का प्रयास करेंगे। वे जानते थे कि दुनिया में अभी भी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें मदद की जरूरत है और वे उन सभी के लिए एक आवाज बनेंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी स्टोरी को भी अपनी वीडियो में लेंगे
तो आप जल्दी से मिलते हैं एक और न्यू बेस्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।